हम लोग के बीच ऐसा कोई भी नहीं है जो एसएससी एग्ज़ाम से परिचित नहीं है। सबको ये पता होगा कि एसएससी का एग्ज़ाम हर साल कंडक्ट होता है बाय टीसीएस। तो एसएससी का एग्ज़ाम अलग अलग क्वालिफ़िकेशन पे अलग अलग पैटर्न पे होता है। जैसे 10th क्लास पे एमटीएस, 12th क्लास पे सीएचएसएल, स्टेनोग्राफ़र, ग्रेजुएशन पे सीजीएल, सीपीओ, ये सारे एग्ज़ाम टीसीएस के द्वारा एसएससी के हर साल कंडक्ट कराए जाते हैं। तो एसएससी का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, ये आज हम लोग जानेंगे कि एक्चुअली में एग्ज़ाम होता कैसे और कितने क्वेश्चन रहते हैं, क्या क्या है। ये सारी स्ट्रेटजी हमने बनाई है। तो देखिए, सबसे पहले होता है प्रीलिम्स एग्ज़ाम, जो क्वालिफाई नेचर का है, जो केवल आप क्वालिफाई करके जो है मेंस में आप पहुंच सकते हो। तो प्रीलिम्स में मैथ में 25 क्वेश्चन, रीजनिंग में 25, इंग्लिश में और जीके जी सब में 25-25 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, यानी कि 50 मार्क्स का है। टोटल मार्क्स 200 और नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन 200 मार्क का। टाइम ऑफ ड्यूरेशन 1 घंटा। 1 घंटा टाइम मिलेगा आपको सारे क्वेश्चन करने के लिए। और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है और निगेटिव मार्किंग भी होती है इसमें। 0.25 की निगेटिव मार्किंग होती है। अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफ़ाई करना चाहते हो, कि अगर आप सोच रहे हो कि हम प्रीलिम्स क्वालिफ़ाई हो जाएं, तो आपके लिए लगभग कम से कम 130 प्लस स्कोर करने पड़ेंगे 200 मार्क्स में से। तब आप जाके जो है सेफ जोन में हो सकते हो। मैं भी हो सकता है, मेरिट इधर उधर भी हो सकती है, तो इस पर नहीं रहना है। लेकिन अपना एक टारगेट बना के चलना है कि मुझे प्रीलिम्स में 160 प्लस मार्क्स करना है। तो इतना आप अपना टारगेट रखिए और इसी को टारगेट मान के जो है आपको पढ़ाई करनी है। उसी प्रकार से ये सारे सब्जेक्टों की स्ट्रेटजी बना के, सिलेबस देख करके उसी के हिसाब से सबको पढ़ना है, ठीक है। तो आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा। तो ये केवल क्वालिफाई है। क्वालिफाई करने के बाद आप मेंस में पहुंचोगे। फिर होगा मेंस का एग्ज़ाम। मेंस का एग्ज़ाम यानी कि फ्यूचर डिसाइड पेपर। यही फ्यूचर डिसाइड करता है आप कि कौन सी पोस्ट पे जाओगे, कौन सी आपको पोस्ट दी जाएगी। जिसमें कई सेशन होते हैं, जिसमें पहले सेशन में मैथ और रीजनिंग 30-30 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, यानी कि 180 नंबर का होता है। टाइमिंग होती है इसके लिए भी 1 घंटा। मार्क्स एक क्वेश्चन 3 नंबर का। नेगेटिव मार्किंग होती है इसमें -1 नंबर की। और सेशन 2 में इंग्लिश और जीके जीएस। इंग्लिश के 45 क्वेश्चन। सबसे ज़्यादा अगर एसएससी में देखा जाए तो वेटेज मेंस वाले में इंग्लिश का ही है। 45 क्वेश्चन आ रहे हैं सेशन 2 वाले में। जीके जीएस का 25 क्वेश्चन, जो टोटल 210 मार्क्स का होगा। और ये टोटल ग्रांड टोटल यानी कि सेशन फर्स्ट और सेकंड को मिला के 390 नंबर का होगा। 390 नंबर में से आपको टारगेट अपना बना के चलना है कि मुझे 340 प्लस स्कोर करने, तब जाके आप सेफ जोन में रहोगे। कम से कम अच्छी पोस्ट के लिए, जो पोस्ट आप सोचे हो, जो आपके ड्रीम पोस्ट है सीजीएल में, तो अच्छी खासी पोस्ट के लिए आपको अच्छा खासा मेहनत भी करना पड़ेगा। तो उसके लिए 390 में से कम आपको 340 प्लस रहना पड़ेगा, ताकि आपको आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको पोस्ट मिल सके। कम से कम 50 पोस्ट होते हैं, 50 प्लस पोस्ट सीजीएल में, तो अकॉर्डिंग टू रैंक पोस्ट मिलती है। फिर उसके बाद सेशन 3 होता है कंप्यूटर 20 क्वेश्चन, जो पास करना बहुत ज़रूरी है। अगर कंप्यूटर में आप फेल हो जाते हैं तो उसके बाद आप फेल हो जाएंगे। ये 60 मार्क का होता है। कम से कम आपको 30 मार्क्स लाने हैं इसमें। 50% क्वेश्चन करने ही। 15 मिनट इसके लिए टाइमिंग रहेगा। और तुरंत उसके बाद टाइपिंग टेस्ट होगा 15 मिनट का। कम से कम 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से अगर आप टाइप करते हो तो टाइपिंग भी आप निकाल लोगे आराम से। 15 मिनट में ये करनी है। तो ये प्रीलिम्स और ये मेंस की स्ट्रेटजी है। अब आप ऐसे ही इसी पैटर्न पे, ये एसएससी एग्ज़ाम पैटर्न था जिसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों के एग्ज़ाम का कितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चन रहते हैं, कौन सा सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, कितने घंटे का एग्ज़ाम होता है, कितना हम स्कोर करेंगे तो प्रीलिम्स और मेंस क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। ओवरऑल आपको बना के चलना है कि मेरा मेंस में 340 प्लस स्कोर हो और 40 कंप्यूटर वाले में और 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग में होना ही होना चाहिए। ये टारगेट आपका होना चाहिए। अगर इतना टारगेट आप अगर लेके आप चलते हो तो थोड़ा सा इधर उधर भी हुआ अगर एग्ज़ाम में, तभी भी आप क्वालिफाई कर जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम गोल तक पहुँचेंगे कैसे इस
को कंप्लीट करेंगे, जो भी चीज़ें हमें हैं प्रीलिम्स और मेंस को, ये रास्ता कैसे हम ओपन करेंगे अपने लिए, कैसे वहाँ तक पहुँचेंगे, तो वो क्वालिफ़िकेशन आपके पास होगा। ये 12th डिग्री होगी या बीए किए होंगे, बीए की डिग्री होगी, या 12th पास ही होंगे, या 10th क्लास भी पास होंगे, तभी भी भर सकते हैं। लेकिन पहुंचना कैसे है वहाँ पे क्लास मैटर नहीं है कि मतलब आप केवल 12th क्लास पास कर लिए, उसके पहुंचने के लिए रास्ते हैं, उस रास्ते को चुनना पड़ेगा। और उस चुनने के लिए सबसे पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा, चाहे कहीं भी, किसी भी प्लेटफॉर्म से, किसी भी टीचर से, जिसका आपको अच्छा लग रहा है, जिसका आपको समझ में आ रहा है। सबसे पहली चीज़ है कंप्लीट योर सिलेबस। सबसे पहले आप सिलेबस कंप्लीट करोगे ईमानदारी से कम ये 6 से 7 महीना टाइम टेकन वाला है। ये 6 से 7 महीना टाइम ले सकता है सिलेबस कंप्लीट होने में, ठीक। उसके बाद जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है पूरी तरह से, हर सब्जेक्ट का, इंग्लिश का, रीजनिंग का, मैथ का, जीके जीएस का, और आप उसी में मंथली या ईयरली करंट अफेयर्स भी कर रहे हो, कंप्लीट होने के बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर करेंगे, क्योंकि एसएससी कभी ऐसा नहीं रहा कि नए पैटर्न का क्वेश्चन बनाती है। 2-4 क्वेश्चन नए पैटर्न होते हैं, लेकिन हमेशा 90% पैटर्न को दोहराती है, 90% अपने पैटर्न को ही पकड़ के चलती है वो। इसलिए प्रीवियस ईयर करना मोस्ट है, एकदम बहुत ज़रूरी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा हमें किस टाइप के क्वेश्चन का सामना करना पड़ेगा एग्ज़ाम में। उसके बाद जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लेते हो, कम से कम 5 से 6 साल जब एग्ज़ाम आप दे रहे हो, तो उसके पिछले 5 से 6 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेना, 5 से 6 साल का, ठीक है। और उसके बाद आप मॉक टेस्ट देते रहो। मॉक टेस्ट देने से ये होगा कि आपकी टाइमिंग कम होगी, आप कम टाइम में क्वेश्चनों को निपटा पाओगे, या टाइम बचा सकते हो, थोड़ी सी स्पीड बढ़ जाएगी आपकी क्वेश्चन करने की, तो स्पीड को भी इंक्रीज कर सकता है। क्योंकि एग्ज़ाम जैसा ही होगा तो एग्ज़ाम में कितना प्रेशर रहता है, कभी कभी आदमी को आता हुआ भी क्वेश्चन लगता है कि यार इसको करेंगे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो वो टाइम को भी मैनेज करेगा मॉक टेस्ट आपका। ये मॉक टेस्ट से ही संभव है। आप सिलेबस कंप्लीट भी कर लेते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना लेते हो, लेकिन आप अगर टाइम नहीं बचा पा रहे हो तो फिर आप क्वेश्चन छोड़ के ही आ जाओगे, आता हुआ क्वेश्चन भी नहीं कर पाओगे। तो कम टाइम में अगर आपको क्वेश्चन करने हैं तो मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये टाइम को कम करता है, रिड्यूस योर टाइम, क्वेश्चन को करने का टाइमिंग ये कम करता है आपको। आप प्रेशर यहाँ जब आप घर पे उसी प्रेशर में एग्ज़ाम दिए रहेंगे तो आप वहाँ भी उस प्रेशर को आसानी से हैंडल कर सकते हैं। इसलिए मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब एक एक सब्जेक्ट का स्ट्रेटजी देखते हैं कि हम मैथ कैसे पढ़ेंगे। तो मैथ आप किसी भी सब्जेक्ट या कहीं ऑनलाइन हो या ऑफलाइन कहीं आप कोचिंग कर रहे हो तो और अच्छी बात है, ये बढ़िया है, ये ऑप्शनल आपके लिए बेटर है। अगर है आपके शहर में उपलब्ध है अच्छी कोचिंग, कम फीस में अगर मिल जा रही है, अफोर्ड करते हो आप वहाँ पे, तो आप वहाँ से कोचिंग ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, बिंदास आप वहीं से करते हो। नहीं तो अगर आपके पास कोई ऑलरेडी बैच लिया हुआ है, कहीं से सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, घर पे रह के पढ़ना चाहते हैं, तो यहाँ से भी कंप्लीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं हो पा रहा है आपसे, अगर इन दोनों में इतना आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप यूट्यूब पे बहुत सारे फ्री कंटेंट पड़े हुए हैं, उनमें से कुछ के आप कंटेंट देखो और एक ही जगह से यूट्यूब पे एक जगह से फिक्स करो कि मुझे केवल यहाँ से अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। सर को जज नहीं करना है या किसी बुक को जज नहीं करना कि ये अच्छी बुक नहीं है, मेरा दोस्त बता रहा था या बगल वाला लड़का बता रहा था, ये यूट्यूब पे देखें ये अच्छी बुकें हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, सभी बुकें अच्छी हैं। सब टीचर अपने आप में अपना 110% देना चाहे हैं हर बुक में, चाहे कोई भी टीचर हो। इसलिए आप एक जगह से यूट्यूब पे किसी एक टीचर का कंटेंट लो और अच्छे से क्लास नोट्स बनाओ अपना चैप्टर वाइज, और उसके बाद आप कंप्लीट कर लो चैप्टर को, दोनों मैथों को, अर्थमेटिक को भी, एडवांस को भी, है ना। अर्थमेटिक का सिलेबस अलग, एडवांस का अलग। कहीं अर्थमेटिक कोई अच्छा पढ़ाता होगा, कोई एडवांस पढ़ाता होगा, तो आप उसको वहाँ पे देख लेना कि आपका किसको बेटर समझ में आ रहा है। और उसके बाद सेल्फ हैंड राइटिंग नोट्स बनाने हैं, बाई बुक भी बना सकते हैं आप, या फ्री कंटेंट आपको यूट्यूब पे वीडियो बहुत ज़्यादा मिल रहा है। यूट्यूब पे तो इतना ज़्यादा मिल रहा है कंटेंट कि आप वहाँ से लोगे तो इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ना ऑफलाइन कोचिंग की ना ही ऑनलाइन कोचिंग की, तो आप यहाँ से ही बेटर कर सकते हैं। तो चैप्टर वाइज अर्थमेटिक और एडवांस दोनों मैथों को कंप्लीट करना है। मैं आप लोगों को कुछ सिलेबस अभी दिखाता हूँ, जैसे अर्थमेटिक में क्या है और एडवांस में क्या है। ये रहा अर्थमेटिक का, ये अर्थमेटिक मैथ सिलेबस है।
जैसे फर्स्ट वाले में परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड, तो इनको आप साथ में एक साथ इन तीनों चैप्टरों को आप कंप्लीट कर लो, एक साथ इनको पढ़ें। परसेंटेज पढ़ें तो प्रॉफिट लॉस, फिर सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, इसको पढ़ के उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मिक्सर एंड एलिगेशन, पार्टनरशिप, एज बेस्ड एवरेज, ये भी चारों पांचों क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेट करते हैं। मैंने ऐसे ही इसको कई पार्ट में कर दिया बाय पार्ट, ताकि किन किन चैप्टरों को पढ़ने के बाद कौन सा चैप्टर पढ़ना है अगला, तो उसी के हिसाब से ये बना दिया है ना। उसके बाद टाइम एंड वर्क, मतलब ज़रूरी नहीं कि मतलब यहीं से स्टार्ट करें, हो सकता है आप ये वाला हिस्सा पढ़ लें, तो बाई पार्ट बना हुआ है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, 5, 5 पार्ट में बना हुआ है। 5 पार्ट में से कोई भी पार्ट को लें। अगर टाइम एंड वर्क आप स्टार्ट कर रहे हो तो टाइम एंड वर्क, वर्क एंड वेजेस, पाइप एंड सिस्टम, ये तीनों चैप्टर एक साथ आप निपटा लो, ताकि आप इसी से ये तीनों चैप्टर एक दूसरे से रिलेट करते हैं, तो इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन इनमें से सब में मिलेंगे। उसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस, स्पीड, बोट एंड स्ट्रीम, ट्रेन, रेस, ये चारों चैप्टर, ये भी चारों चैप्टर एक दूसरे से रिलेट करते हैं, बस अलग अलग नाम है। टाइम इन डिस्टेंस किसी आदमी की भी हो सकती है, यहाँ बोट की स्ट्रीम में धारा है, यहाँ ट्रेन की स्पीड है, यहाँ रेस है, एक आदमी सर्कुलर मोशन में रेस कर रहा है, दो आदमी रेस कर रहे हैं, कितना, ये सब क्वेश्चन आते हैं। अभी फ़िलहाल में CHSL का एग्ज़ाम जिनका होगा आप देख लेना, इस पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहा है, सर्कुलर मोशन पे क्वेश्चन आ रहे हैं, हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन को रिपीट कर रहा है वो। और डाटा इंटरप्रिटेशन का कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है SSC का जिसमें ये क्वेश्चन ना आए, तो ये भी आता है। एडवांस मैथ में पहला चैप्टर नंबर सिस्टम का, नंबर सिस्टम में बहुत सारे टॉपिक हैं, आप यहाँ से इनको कंप्लीट कर सकते हो, एक एक वीडियो देख करके ये आसानी से कंप्लीट हो जाएंगे। नंबर ऑफ़ जीरोस, रिमाइंडर थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम, यूनिट प्लेस डिजिट, लास्ट 2 3 डिजिट, सर्ज एंड इनसाइड, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, फ्रैक्शन, फैक्टर, डिविजिबिलिटी, वेस्ट रूल, डिविजिबिलिटी रूल पढ़ना बहुत ज़रूरी है। AP, GP, HP, आप यहाँ से AP और GP दोनों को पढ़ लें, HP हो सकता है आए ना आए, लेकिन अब तो क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि नए पैटर्न में प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स मैथ ऐड किया गया है। अब उससे भी क्वेश्चन बनेंगे जिसमें डाटा इंटरप्रिटेशन तो था ही, DI और अलजेब्रा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेंस में तो ज़्यादा वेटेज है इसका भी, और यहाँ भी कम से कम आप मान के चलो कि अलजेब्रा से 3 से 4 क्वेश्चन ज़रूर आप पाएंगे प्रीलिम्स में ही। और ज्योमेट्री का भी, इसका भी वेटेज ज़्यादा है, तो अलजेब्रा और ज्योमेट्री बहुत ज़्यादा है, एडवांस में बहुत ज़्यादा, मतलब लगभग एडवांस से कहें तो 25 में से 13 से 14 क्वेश्चन केवल किसके रहते हैं, एडवांस मैथ के। मेंसुरेशन है, मेंसुरेशन में 2D 3D, प्रिज्म, पिरामिड, टेट्राहेड्रॉन, ज्योमेट्री में लाइन एंड एंगल, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल, पॉलीगन, ये सारे पढ़ने। टिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, टिग्नोमेट्री का भी बहुत ज़्यादा रूल है, टिग्नोमेट्री रेशियो से भी कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन आया हुआ है, तो यहाँ से आप अर्थमेटिक के सिलेबस को आसानी से कंप्लीट कर लोगे, ठीक। और जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, आफ्टर कंप्लीट सिलेबस, तो चैप्टर वाइज आपको प्रैक्टिस करनी है। चैप्टर वाइज आपको टेक्स्ट बुक पे या कहीं भी जहाँ से आप मॉक टेस्ट लगाते होंगे ज़रूर होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर होंगे, तो आप चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाएं। जैसे मैथ में अगर कोई भी चैप्टर पढ़ लिया, अलजेब्रा पढ़ लिया, तो अलजेब्रा के पिछले 5 साल में जितने भी क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर के, वो सारे क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक। फिर उसके बाद सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाने। सेक्शनल मॉक टेस्ट का मतलब है कि अगर एक चैप्टर आप पढ़ लिए, एक कंप्लीट हो गया, तो कम से कम देखें कि मैं उसमें कितना टाइम बचा के 25 क्वेश्चन करके देखो आप कि आप लगभग 8 से 9 मिनट या 10 मिनट तक निपटा पाते हो कि नहीं। कम से कम मतलब 25 क्वेश्चन अगर हो तो 10 मिनट में आप करने का प्रयास करो मैथ का, ठीक है। तब जाके आप SSC में टाइम को कंज्यूम कर पाओगे, बचा पाओगे वहाँ पे, तब जाके रीजनिंग पे और इंग्लिश पे और GK GS पे अच्छा खासा टाइम दे करके आप कर पाओगे, इसलिए टाइम वहाँ बचाना है थोड़ा सा। इंग्लिश की क्या है स्ट्रेटजी, इंग्लिश में 3 सेक्शन है, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, वोकैबुलरी और ग्रामर। सबसे ज़्यादा अगर वेटेज कहें तो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन और वोकैबुलरी का है, ये 70% वेटेज लेके चलती है अकेले, ये दोनों मिलके, और ग्रामर केवल 30%। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप 30% को नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल यहाँ पढ़ना ही पढ़ना है आपको। अगर इसका सिलेबस कंप्लीट नहीं किया तो आपको कहीं ना कहीं दिक्कत आने लगेगी, इसलिए इसको पढ़ना ज़रूरी है। तो और इसके लिए क्या करना है, 1 घंटा डेली, 1 घंटा डेली आपको रीडिंग करनी है। रीडिंग करने से आपका जो रीडिंग कम्प्रहेंशन वाला पोर्शन है
वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता जाएगा। धीरे धीरे पढ़ने की स्किल अच्छी हो जाएगी तो आपकी अंडरस्टैंडिंग स्किल भी अच्छी हो जाएगी। इंग्लिश में आप कोई भी चीज़ पढ़ोगे तो उसको तुरंत इंग्लिश में ही समझ लोगे, इंग्लिश में ही सोच लोगे, ताकि आप आसानी से वहाँ कर सकते हो या समझ सकते हो कि कौन सा प्रीपोजिशन हो सकता है, कौन सी वर्ब हो सकती है। तो ऐसे आप रीडिंग डेली किया करेंगे तो आपको पता चलता रहेगा। तो ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप एनसीईआरटी की 6 क्लास, 7 क्लास, 8 क्लास या 9-10 की क्लास की बुक हम रीडिंग करें, या कहीं से अगर आपके पास न्यूज़पेपर उपलब्ध है तो और अच्छी बात है कि आप जो लेटेस्ट मीनिंग आती जा रही हैं मार्केट में, जो भी अच्छे सिनोनिम्स एंटोनिम्स हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हैं, वो जो आ रहे हैं वो आपको न्यूज़पेपर में देखने को ज़रूर मिलेंगे। वहाँ से फ्रेजल वर्ब भी मिल सकता है, तो उनको आप न्यूज़पेपर से नोट करें या फिर गूगल कर लें या किसी से पूछ लें या डिक्शनरी लेके हेल्प लेकर के आप वहाँ से लिख सकते हैं इसको। तो इसको भी लिख के वहाँ से पढ़ते रहेंगे तो आपकी रीडिंग कंप्रेशन और वोकैबुलरी अच्छी हो जाएगी। या नॉवेल्स पढ़ लें, नॉवेल्स नहीं है तो बुक कोई पढ़ लो या स्टोरी बुक लेके ही पढ़ लो, ये लेकिन पढ़ते रहो ताकि आपके रीडिंग स्किल और अंडरस्टैंडिंग स्किल अच्छी रहे। अब वोकैबुलरी कहाँ से करना, ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि वोकैब कहाँ से करना है। हर जगह से जहाँ से वोकैब पढ़ो लोग करवाते हैं कि रटवाते हैं। अरे ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मतलब वोकैबुलरी को आप रटवाएंगे नहीं, कोई ऐसा रूल ही नहीं है, कोई पैटर्न नहीं है कि ए वाला पैटर्न लिया और सीधा बता दिया कि आप पैटर्न पे उसको याद कर लोगे। तो याद ही करना पड़ेगा ना यार, कोई भी टीचर बताएगा। इनमें से ये बहुत बढ़िया टीचर हैं जो यूट्यूब पे भी अच्छे कंटेंट दे के साथ मतलब रिवीजन भी कराते हैं और पढ़ाते भी हैं सिलेबस। आप एक बार इनका वीडियो देख के देखना, नीतू सिंह का और रानी मैम का, गोपाल वर्मा सर का, जयदीप सर का, सत्येंद्र तिवारी सर का, इंद्रजीत शर्मा का। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टीचर हैं जो इंग्लिश में महारत हैं। मान के चलो अगर इंग्लिश की क्लास इनमें से किसी एक की भी, कोई भी इनमें से किसी एक की भी अगर आप ले लेते हो तो आपका पूरा का पूरा इंग्लिश का सिलेबस बहुत ही अच्छे से 4 से 5 महीने में ये सर कंप्लीट करवाते हैं। कैरियर व्हील पे आप जाके देख सकते हो, बिंदास एकदम 5 से 6 महीने में बहुत ही अच्छे से रीडिंग कंप्रेशन, वोकैबुलरी, ग्रामर तीनों का सेक्शन अलग अलग और डेली प्रैक्टिस सेशन अलग अलग पूरा का पूरा करवाते हैं। पढ़वाते भी हैं और प्रैक्टिस भी खुद ही करवाते हैं। आपको क्वेश्चन ही ना आना, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खुद ही प्रैक्टिस करा देंगे आपको बहुत ज़्यादा, कि आपको करने की ज़रूरत ना पड़ेगी, आपका टाइम ही बचेगा। या ब्लैक बुक ले सकते हो, सिनोनिम्स एंटोनिम्स के लिए बहुत ही अच्छी बुक है। या एनसीईआरटी की कोई भी बुक हो वहाँ से वोकैब उठाओ और डेली 10 कम से कम 10 सिनोनिम्स एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नोट करते जाओ। 10 नहीं हो पा रहा आपसे तो 5 ही करते जाओ, 5 एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेजल वर्ब, ये करते जाओ डेली के डेली। अगर 5 एनसीईआरटी बुक से भी आप लर्न भी करते हैं और राइट भी करते हैं तो और अच्छी बात है, आप बहुत जल्दी इंप्रूव कर जाएंगे इंग्लिश में। और इंग्लिश डेली करने वाली चीज़ है भाई, मैथ की तरह नहीं है जैसे ही छोड़े तुरंत भूलने लगती है किसी को भी, सबके साथ ऐसा होता है। ग्रामर में आप किसी भी टीचर से आप पढ़ रहे हो या कहीं से भी पढ़ रहे हो, किसी बुक से ही पढ़ रहे हो, तो अपना खुद का क्लास नोट्स बनाओ किसी भी टीचर से जो मैंने दिया हुआ था ना, उन सभी किसी का भी ले लेना, यूट्यूब पे ही मिल जाएगा बहुत सारा कंटेंट। और डेली प्रैक्टिस आपको करनी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की, इंग्लिश की भी, ताकि किस पैटर्न का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कौन से लेवल का ग्रामर पुटअप किया हुआ है, या किस टाइप के वोकैब आ रहे हैं, वोकैब किस डायरेक्शन में आ रहे हैं, मतलब हमारे दैनिक जीवन में भी उनका कहाँ तक उपयोग है, क्या बनना है आपको उसी तरह का होगा। तो प्रीवियस ईयर से पता चलेगा आपको कि कहाँ से पढ़ना है, किससे रिलेट करके पढ़ना है। तो वो सारी चीज़ें आपको प्रीवियस ईयर से ही पता चलेगी कि क्वेश्चन आता किस पैटर्न का है। पैटर्न आप खुद ही पता कर सकते हो, खुद एग्ज़ाम दो और वहाँ जाके एक्सपीरियंस के साथ देखो अच्छे से कि कौन टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। एक बार भले ही एग्ज़ाम हो या ना हो, लेकिन आप क्वेश्चनों को अच्छे से और ध्यान से देख लेंगे तो आपका जो एक्सपीरियंस होगा, दूसरी बार आप जाएंगे तो पेपर एक्सपीरियंस से आप देंगे और बहुत ज़्यादा बढ़िया पेपर जाएगा सेकेंड बार में। ऑल बुक बेटर फॉर यू व्हेन सिलेबस कंप्लीट विल बी कंप्लीट। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो किसी भी बुक से अगर आप प्रैक्टिस करते हैं ना, वो बुक परफेक्ट है अपने आप में, कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको। किसी बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। पैसेज, क्लोज टेस्ट, PQRS, ये सारी ये चीज़ें भी कंप्रहेंशन में है, ये सारी चीज़ें भी प्रैक्टिस कराई जाती है। डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करने वाली चीज़ें, अगर एक घंटा आप अगर इन तीनों के लिए निकालते हैं तो क्लोज टेस्ट ही 5 क्वेश्चन आता, ये केवल सिंगल ये 5, ये कम से कम 2 से 3 ये पैसेज एक रहता है। तो ये इनसे ही ज़्यादा आप नंबर गेन कर सकते हो, मार्क्स गेन कर सकते हो। यहाँ पे एक घंटा टॉपिक वाइज किसी भी टॉपिक पे कहीं से भी दे दिया, आप उसको प्रैक्टिस करो। क्लोज टेस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट,
फिर PQRS वाला कर लेना पैसेज, ये दोनों तो आसान है, लेकिन ये थोड़ा सा दिक्कत करेगी क्योंकि इसमें हो सकता है वैकैब भी पूछा जा सकता है, प्रीपोजिशन भी पूछा जा सकता है, वर्ब भी पूछे, ग्रामर की चीज़ें भी ऐड हो सकती है। तो थोड़ा इसको डेली करते रहने से आसान हो जाती है। कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो प्रैक्टिस करने से मुश्किल हो, प्रैक्टिस करते रहेंगे आप ज़रूर आसान हो जाएगी वो, ठीक है। अब GK GS देखो भाई, GK GS मतलब एक बोलना क्या है, मतलब सबको पता है कि SSC वाले सभी एस्पिरेंट को ये पता है कि सबका GK पोर्शन कुछ न कुछ ज़रूर वीक हो जाता है, पक्का कहीं ना कहीं ज़रूर वीक हो जाता है। क्योंकि GK GS में केवल हमें GK GS ही कंप्लीट करके नहीं जाना होता है, करंट अफेयर्स भी देखना होता है और स्टैटिक GK भी देखने होते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा है, तो इतना भी नहीं है कि अब इसी पे ज़्यादा टाइम देते रह जाएंगे। ज़्यादा टाइम इस पर ही अगर देंगे तो हमारा जो अच्छा खासा फुल मार्क्स जिसमें आ सकता है, मैथ में आपका फुल मार्क्स आ जाएगा, इंग्लिश में आ सकता है, रीजनिंग में आ सकता है, तो उन पे भी ज़्यादा फोकस बनाना है कि कम से कम 25 से 25 क्वेश्चन करके 75 क्वेश्चन निपटा दें और इनमें से कम 10 या 10 से 13 क्वेश्चन तक कर लें, तो आपका सिलेक्शन कोई दिक्कत नहीं होगी, हो सकता है एकदम बिंदास हो जाएगा। तो GK को टॉपिक वाइज थियरी पहले आप लिखो, एक एक टॉपिक ले लो सिलेबस में, अपने सिलेबस में क्या है टॉपिक, उस टॉपिक को लो, उसकी थियरी लिखो अच्छे से, प्रॉपर नोट्स बनाओ, अपनी खुद की कॉपी लिख के एकदम एक एक चीज़ों के बारे में चैप्टर वाइज नोट्स हो जाएगा और चैप्टर वाइज इसका MCQ करते रहो, ताकि MCQ करने से पता चलेगा कि जो मैंने पढ़ा क्या एक्चुअली में ये प्रीवियस ईयर के MCQ में वही सारी चीज़ें मिल रही हैं या नहीं। खुद को जज करो कि जो मैंने पढ़ा वो एग्ज़ाम में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एग्ज़ाम में अगर आ रहा है तो आप तो अब सही डायरेक्शन में जा रहे हो, अगर नहीं आ पा रहा है तो आप में कमियां ढूंढो कि मैं क्वेश्चन ऐसा पढ़ ले रहा हूं जो एग्ज़ाम में आ ही नहीं रहा है, वो रिलेट ही नहीं कर रहा है। ऐसा क्वेश्चन पढ़ना है मुझे कि जो एग्ज़ाम में रिलेट करे, तो MCQ लगाएंगे प्रीवियस ईयर के, तो पता चलेगा आपको कि मॉक टेस्ट लगाने से पता चल जाएगा कि मैंने क्या पढ़ा हुआ, क्या छूट रही है। जो टॉपिक छूटेगा फिर वहाँ से आके अपने नोट से रिवाइज़ कर लेंगे। तो देखो भाई, जब अगर आप फर्स्ट कंप्लीट फ्रेशनर कैंडिडेट पहली बार अगर आप प्रिपरेशन करने चले हो SSC की, तो सबसे पहले आपको स्टैटिक GK का पोर्शन का क्लास यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ यूट्यूब पे भाई, इसकी बुक भी आती है, आप बुक लेके या यूट्यूब पे कंप्लीट करो। पहले सबसे पहले स्टैटिक GK जो चीज़ें फिक्स है, जैसे इंडिया का कोई हिस्टोरिकल प्लेस हो गया, मानूमेंट हो गया, डांस हो गए, झीलें हो गई, लेक्स हो गए, रिवर हो गए, डैम हो गए, तो ये सारी चीज़ें अगर आप एक बार कंप्लीट कर लेते हो ना, तो आपको अगर उस चीज़ से रिलेटेड अगर करंट की बातें कही जाती है तो आपको पता चल जाएगा कि ये डैम कहाँ है, ये डैम कहाँ का टूट गया, इस पे क्या क्या हादसा हो गया। तो ऐसे आपको उस चीज़ से रिलेट स्टैटिक GK से करंट रिलेट करता रहता है ना, जो करंट अफेयर्स है वही बाद में चल के स्टैटिक GK बन जाता है। तो इसलिए आप इनको पढ़ते रहेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा पोर्शन अच्छा खासा तैयार होता रहेगा। तो चैप्टर वाइज इनका भी नोट्स बनाएं और रिलेटेड करंट अफेयर्स, ये करंट अफेयर्स से रिलेटेड स्टैटिक GK में बातें पढ़ें कि जो घटना कहाँ हुई है, उस प्लेस का नाम कब हुई है, वो ये सारी चीज़ें स्टैटिक GK में आती है, तो इसको कंप्लीट करना ज़रूरी है भाई। फिर करंट अफेयर्स अगर एग्ज़ाम से कम 6 से 8 महीने, अब तो बहुत ज़्यादा कभी कभी तो 1 साल का भी पूछ देता है, तो कोई बात नहीं, 1-2 क्वेश्चन के लिए तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ जाएगी। तो इसलिए हम 6 से 8 महीने तक का सिलेबस पहले कंप्लीट करेंगे करंट अफेयर्स के लिए। आप यहाँ से ईयरली क्लास लगा सकते हैं या मंथली क्लास भी आती है, मंथली रिवाइज करा सकते हैं। यूट्यूब पे भी सब लोग सुबह ही उठ के देखना, बहुत ज़्यादा क्लास लगती है, मंथली रिवाइज कराता है कोई, तो कोई ईयरली क्लास रिवाइज करा रहा है। और अपना उसके बाद ये तो आप मंथली अगर कर रहे हो तो उसका भी आप हैंड राइटिंग नोट्स ज़रूर बनाओ। और डेली बेसिस पे SSC के लिए करंट अफेयर्स नहीं पढ़ना है, ठीक है। अगर डेली बेसिस पे पढ़ने लगेंगे बहुत ज़्यादा टाइम लेने लगेगा ये। अगर UPSC की आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स पढ़ो। वनडे एग्जाम के लिए डेली बेसिस पे नहीं है, आप साप्ताहिक लगा लो या मंथली लगा लो या ईयरली लगा लो, कोई समस्या नहीं आने वाली आपको। GK GS में कोई समस्या नहीं आएगी ना। करंट अफेयर्स में 6 से 7 क्वेश्चनों का वेटेज रहने वाला है एग्ज़ाम में, 7 से 8 क्वेश्चन आ सकते हैं। ये अभी पैटर्न CHSL का एग्ज़ाम चल रहा है, वो उसमें कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन 2023 के 2-3 क्वेश्चन, 22 के भी, 21 के भी पूछ ले रहा है। वो क्वेश्चन जो फिक्स वाले क्वेश्चन है, जो बाद में चल के स्टैटिक GK ही बन जाएगा, वो वैसा क्वेश्चन वो पूछ ले रहा है। इस टाइप के क्वेश्चनों को रिपीट कर दे रहा है वो, तो इसलिए उन क्वेश्चनों को भी देख लिया कीजिए आप लोग। अब बात करते हैं रीजनिंग की कि रीजनिंग में क्या करना है। तो रीजनिंग में अगर आप कहीं से भी किसी सर का क्लास लिए हैं या कोई बुक है आपके पास या कोई क्लास लेक्चर मिला हुआ है आपको,
या वाई टी में मिल जाएगा, यूट्यूब में मिल जाएगा। तो सबसे पहला काम चैप्टर वाइज नोट्स बनाओ अपना खुद का, अपनी लैंग्वेज में। उसमें जो जो ट्रिक्स या टिप्स दिए जा रहे हैं कि इन क्वेश्चनों को, इन पैटर्न के क्वेश्चनों को, जो पैटर्निक क्वेश्चन है उन पैटर्न के क्वेश्चनों को कैसे हम कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं, तो वो पैटर्न को आप अपने दिमाग में बनाओ और कॉपी में नोट कर लो, ताकि इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं तो इस टाइप के पैटर्न को कैसे तोड़ना, कैसे ब्रेक करना, कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। और उसके बाद जब आप चैप्टर वाइज अगर सिलेबस आप कंप्लीट कर जाते हो, पूरा का पूरा रीजनिंग का कंप्लीट हो जाता है, तब जाके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, केवल और केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते रहो। यही आपके लिए इनफ है, ये पर्याप्त है रीजनिंग के लिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज़ इनफ, उससे कुछ नहीं आएगा बाहर। आप एकदम प्रीवियस ईयर कर लिए, मतलब फंसना ही फंसना है, पक्का एकदम आएगा। और आप 25 में से 25 भी, अब 24 तो कर ही के आएंगे पक्का। एक दो क्वेश्चन हो सकता है टाइम टेकन वाला हो, वही छोड़ेंगे आप। वैसा नहीं होगा कि वो क्वेश्चन नहीं आता होगा, आपको आता होगा लेकिन टाइम लेगा थोड़ा सा, तभी आप नहीं करेंगे उसको, है ना। और जो टाइम टेकन वाला क्वेश्चन हो, प्लीज़ भाई उसको स्किप कर देना। इसको ईगो पे नहीं लेके चलना है कि मुझे क्वेश्चन आ रहा है लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूँ, कैसे नहीं कर पा रहा हूँ, उस पर ज़्यादा टाइम दो तो आप अंदर से हेजिटेट हो जाएंगे, बिल्कुल घबराहट होने लगेगी कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ और टाइम बीता जा रहा है। इसलिए स्किप कर देना तुरंत, ठीक है। क्योंकि हर क्वेश्चन, जो क्वेश्चन कठिन लेवल, जो मॉडरेट लेवल हो या हार्ड लेवल का हो और जो इजी लेवल का हो, सबका वेटेज एक एक नंबर ही है, समझे। और उसके बाद जो है सेक्शनल टेस्ट लगाना है रीजनिंग का, बिकॉज इट्स मैनेज योर टाइम, ये आपका टाइम बचाएगा। और जिस दिन आपका टाइम बचने लगा, कम टाइम में आप करने लगे, जिस दिन आपका टाइम बचा, मतलब आप पक्का एसएससी को क्रैक करोगे उसी दिन। जिस दिन आपका मॉक टेस्ट में टाइम बचने लगा और मॉक में आप कम से कम 140 प्लस जाने लगे, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, आप खुद भी नहीं रोक पाओगे। आफ्टर कंप्लीट योर सिलेबस फॉर एसएससी, अगर आप एसएससी का सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो तो आपको शायद पता होगा, या नहीं भी पता होगा तो देख लो, मैंने बता दिया हुआ है। बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा आपका पक्का। बेसिक इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव वन डे एग्ज़ाम या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठेंगे तो उस बेसिक के बेस पे ही आप बहुत अच्छा खासा कर जाओगे। जैसे एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, या रेलवे हो, या बैंक हो, या सीडीएस हो, एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, सीपीओ हो, एसएससी जीडी हो, या कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं हम जो वनडे एग्ज़ाम के अंतर्गत आते हैं, उन सब में आप अपना परफॉर्मेंस देख लेना, बहुत ही ज़्यादा बेटर करोगे। आपका परफॉर्मेंस क्या होगा, बेटर होगा। बेटर करके आओगे। जब ये सारा चीज़ ख़त्म हो जाएगा तो आपको केवल और केवल मॉक टेस्ट पे ध्यान देना है, टाइम को रिड्यूस करना है, ठीक। वीकली प्रैक्टिस करते रहो, टेस्ट देते रहो, वीकली टेस्ट देना, मॉक टेस्ट, या 2-3 एक सप्ताह में कम से कम 2-3 मॉक टेस्ट लगाने हैं। सेक्शनल डेली लगाना है, एक चैप्टर पढ़े, जो चैप्टर आपने पढ़ा उस सेक्शन का डेली टेस्ट लगा देना है। कभी भी आप बैठ के भी बिंदास फ़ोन चला रहे हो, जैसे फ़ोन पे इंस्टाग्राम के रील देख रहे हो, उसी प्रकार रील्स मतलब देख रहे हो, उसी प्रकार 20 या 25 क्वेश्चन होगा, उसको 20 या 25 क्वेश्चन को 10 मिनट में निपटाना सीखो। 10 मिनट में जब निपटा दिए ना, बात ख़त्म। मॉक टेस्ट में आपका 150 प्लस आ जाएगा भाई। अगर 10 मिनट में रीजनिंग मैथ और निपटाने लगे ना, तो आपका 150 से प्लस से कोई रोक ही नहीं सकता। और सीएचएसएल में आप फिलहाल देखे हो कि ओबीसी का 156 पे मेरिट बना था, कम से कम 80 क्वेश्चन प्लस आप नहीं करके आते तो सही सिलेक्शन नहीं होगा फिर सीएचएसएल में। एमटीएस की उससे भी दुर्दशा बहुत ज़्यादा ख़राब है। एमटीएस में बहुत ज़्यादा मेरिट जाती है भाई। तो इसलिए ध्यान देना है कि मतलब टाइम अपना टाइम कंज्यूम करना, बहुत ज़्यादा टाइम को रिड्यूस करना है, क्वेश्चन को कम टाइम में निपटाना है। हमारा वहाँ क्वेश्चन देखने थोड़ी ना आ रहा है कि हमने क्वेश्चन को किस तरीके से किया हुआ है। वहाँ आपका तरीका लग सकता है, हो सकता है आपके द्वारा सर के द्वारा बताया गया वो तरीका लग सकता है, जिससे कम टाइम में आप कर सको। यही बेटर है आपके लिए, तभी एग्ज़ाम निकलेगा। आप मॉक टेस्ट लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि आप किस चैप्टर में वीक हो। सबसे बड़ी बात यह है, मॉक टेस्ट लगाने का सबसे बड़ा फ़ायदा कि आपको पता चलेगा अपनी वीकनेस। आपकी वीकनेस आपको पता चलेगी तो ये आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगी। तो आपकी वीकनेस पता चलेगी, आप उस चैप्टर को लेकर रिवाइज करोगे तो वो टॉपिक भी आपका धीरे धीरे क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। और आपका हर टॉपिक स्ट्रांग हुआ मतलब 150 प्लस कंफर्म करके आओगे एग्ज़ाम में।
और एक बात, मॉक टेस्ट का एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब मॉक टेस्ट लगा के एनालिसिस नहीं किए मतलब तुम मॉक टेस्ट को बेकार कर दिए, फिर आपको कुछ भी नहीं आएगा। जो नहीं आ रहा था वो नहीं ही आएगा, जो आ रहा था उसकी बात तो अलग है, लेकिन जो नहीं आ रहा था वो कभी नहीं आएगा फिर। इसलिए मॉक टेस्ट दो तो एनालिसिस ज़रूर करो, एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद जब ये देते रहोगे 150 प्लस मार्क्स आने लगा, आप कहीं से भी मिसलेनियस क्वेश्चन अब प्रैक्टिस करो। मिसलेनियस क्वेश्चन किसी भी चैप्टर का मिला जुला के, ये बुकें आती हैं, प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन आती है, मिसलेनियस टाइप की क्वेश्चन, वहाँ से बुक से भी आप लेके कर सकते हो, या बहुत ज़्यादा टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ मिलेगा, वहाँ से भी आप बिंदास कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर आपको बुक लिस्ट देखनी है कि कौन कौन सी बुक आपके लिए एसएससी के लिए मतलब अच्छी होगी, या किस में बढ़िया कंटेंट है जो मेरे को समझ में आ सकते, आसानी से हम कम टाइम में उसको सिलेबस को कवर कर सकें कम टाइम में ही, तो आप वहाँ से बुक लिस्ट के लिए मेरे को आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट ज़रूर कर देना, ताकि मैं अपनी अगली वीडियो में बुक लिस्ट बता सकूँ आपको कि आपके लिए कौन सी बुक बेटर रहेगी, या मार्केट में कौन सी बुक बेटर चल रही है, या किसका कंटेंट बढ़िया है। ये सारी जज करके हम लोग एक बुक को देखेंगे और उस बुक से हम अपने आप को या अपन तैयार करेंगे एसएससी के लिए। ठीक है, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक करके कमेंट करना, ताकि मैं बुक लिस्ट के लिए एक वीडियो ज़रूर बना सकूँ। प्लीज़।